वेलकम टू वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर विशाल गौड़। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था यूपीएसआई के बारे में, है ना। मैंने बताया कितने वैकेंसीज़ हैं जो आप वैसे भी जो यूपी सरकार की वेबसाइट पर देख चुके होंगे। साथ में मैंने एक बात की थी गणित, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, कैसे कैसे आप उसको पढ़ेंगे, है ना। तो मैं अभी टॉपिक्स शुरू ना करके सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर, सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, पिछले वर्ष के क्वेश्चंस जो पेपर्स आए उनको सॉल्व करवा रहा हूँ अपने तरीके से, है ना। एक पूरा लेंदी तरीका लूँगा, कोशिश करूँगा एक छोटा तरीका और मैं निकाल लूँ। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, थर्ड शिफ्ट 12/12/2017 को जो एग्ज़ाम हुआ यूपीएसआई का। दोस्तों, इसके क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में एक पूरा का लिंक आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगा। पूरा पेपर सॉल्व है, आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पर ज़रूर पढ़ें, इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें, फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, आप भी एक बार उस पेपर को मतलब निकाल लें, देख लें कैसा पेपर है, ताकि आपको सॉल्व करते समय चीज़ें आसान नज़र आएँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ 121, क्वेश्चन नंबर 121 है। यह प्रश्न नंबर 121 है दोस्तों। तो साथ साथ हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, श्री मुकेश एक व्यापारी है जिसके पास ए और बी उत्पाद ए, समझिए यहां कहता है ए और बी, क्या बोला गया, एक व्यापारी है जिसके पास ए और बी है, उत्पाद ए में, मैं लिखता जा रहा हूं दोस्तों, वो कहता है उत्पाद ए में लोहा, उत्पाद ए में लोहा 40% है। सही है। लोहा कितना है दोस्तों, 40%। और इसी में जस्ता 60% है। ये अभी मैं क्वेश्चन को ही उतार रहा हूं दोस्तों। क्या बोला गया, उत्पाद ए में जो लोहा है वह 40% है, जस्ता 60% है। और उत्पाद बी में, उत्पाद बी में दोस्तों तीन चीजें हैं, लोहा है, जस्ता है और साथ में कांस्य भी दिया गया। तो लिख लेते हैं दोस्तों, 35% लोहा है, सही है, और 40% जस्ता है। और कांस्य कितना दिया गया, कांस्य दिया गया 25%। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ए में 40% लोहा है, जस्ता 60% है, बी उत्पाद में 35% लोहा है, जस्ता 40% है और कांस्य कितना दिया गया दोस्तों, 25%। अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, और वो कहता है दोस्तों कि इन दोनों को जब मिलाया गया तो 1:4 में मिलाया गया, 1:4 में मिलाया गया, ए और बी। सही है, क्वेश्चन ये है। और हमें निकालना है दोस्तों लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में कितना होगा। ये देखिएगा दोस्तों, लोहा और जस्ता कितना होगा। सही है, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सारे तरीके हैं, हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ये कहता है 40% लोहा, जस्ता 60%, 35% लोहा, जस्ता 40%, कांस्य 25%, और इन दोनों को मिलाया गया ए अनुपात बी, जो 1:4 के अनुपात में है। और लोहा और जस्ते का अनुपात निकालना है या प्रतिशत निकालना है, हमें निकालना होगा प्रतिशत। देख लेते हैं क्या निकालना है दोस्तों एक बार। उसने बोला है प्रतिशत, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकली सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात, जो उत्तर निकालना है उसमें लोहा और जस्ता ही चाहिए, हाँ या ना। जब लोहे और जस्ते की बात करनी है तो कांस्य की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन इससे नहीं निकलता या इसको यूज़ ही नहीं करना होता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इसका यूज़ ज़रूर करेंगे, पर मैं चाह रहा हूं कि हम इसका यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसके बारे में पूछा ही नहीं गया। हमसे पूछा गया है लोहे के बारे में और जस्ते के बारे में। सहमत है? अच्छा, और ये मिलाना किस प्रकार है, 1:4 में। समझिए 1:4 क्या होता है।
1:4, 1:4। इसका मतलब समझिए मेरे पास 1 रुपया तो आपके पास 4 रुपया। एक के पास 1 है और एक के पास 4 है, तो टोटल कितना हुआ मेरे दोस्तों? 5। ये कहना चाह रहा है कि भैया 5 में से 1 तो A के पास है और 4 B के पास है, हाँ या ना? अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता तो मैं A के पास कितना लिखता मेरे भैया? 1/5। और B के पास कितना लिखता? 4/5। सारे बात समझते हैं ना? अभी जब मैं प्रतिशत के बारे में सिखाऊंगा तो आपको और थोड़ा इजी करवाऊंगा इसको। 1/5 20% हो जाएगा और दोस्तों 4/5 80% हो जाएगा। सही, इसको समझिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूँ। सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। सेम क्वेश्चन तो आने ही नहीं वाला। ये जो प्रीवियस ईयर में जो करा रहा हूँ ना बच्चों, ये इसलिए कराया जा रहा है कि मैं पूरा टॉपिक तो मैं आपको मोबीशाला पे अवेलेबल होगा, मोबीशाला ऐप है, वो लिंक मैं इस बार शेयर कर दूंगा, पर मैं इसी क्वेश्चन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन ने कहा 40% लोहा जस्ता 60%, 35% लोहा जस्ता 40%। भैया इस 25 को हमने छोड़ दिया, जब है नहीं है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, है ना? तो सारे भैया, सारे भाई यूपीएसआई के बच्चे ध्यान दें, इंस्पेक्टर बनने के लिए ध्यान दें दोस्तों। क्या करना है? उसने कहा ए और बी को 1:4 में मिला दीजिए, 1:4 में मिला दीजिए। 1:4 टोटल 5 है, 5 में से ए को 1 लेना है और बी को 4 लेना है। समझिए, कुछ 100 मान के कर रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन निकल चुका है। ए में से अपने को लेना है कितना? 1/5 और बी में से कितना लेना है? 4/5। आइए, ए का लोहा कितना है दोस्तों? बात कर रहा हूं ए के लोहे की 40%। सही है। अच्छा चलिए बी के लोहे की बात करते हैं। कितना है दोस्तों बी का लोहा? 35%। अगर मैं 40% में से 1/5 ले लूं मेरे बच्चों, तो कितना मिलेगा? 8%। कहां से? ए से। 8% कहां से? ए से। और दोस्तों यहां पर अगर मैं 4/5 ले लूं तो 28% कहां से मिलने वाला है? बी से। 28% कहां से मिलने वाला है दोस्तों? बी से। मेरी बात समझिएगा। और जैसे ही मैं जस्ते को लेता हूं जो कि 60% ए में था, अच्छा अब ए का हमें लेना तो 1/5 ही है, तो कितना मिला? 12% जस्ता आया। और यहां से अगर मैं जस्ते की बात करूं तो जो कि था 40%, 4/5 मैंने ले लिया, तो 8 चौका 32%। देखिए अब मेरे पास पहले जो उत्पाद ए था उसमें से लोहा 40% था, उसका 1/5 मैंने 8 ले लिया। जस्ता 60% था, उसका 1/5 ले लिया जो कि 12 मिला। लोहा बी मतलब जो उत्पाद बी था उसमें लोहा 35 था, उसका 4/5 कर दिया, 28 मिला। और जस्ता कितना था? 40%, उसका 4/5 कर लिया जो 32 मिला। आइए एक बार ये देख लें, कुल मिलाकर लोहा 8 और 28 कितना मिलता है मेरे बच्चों? 36। हाँ या ना? और दोस्तों 12 और 32 मिलाकर कितना मिलता है? 44। बात समझ पा रहे हैं? देखिए हमारे पास लोहा और जस्ता, लोहा मिलता है 36% और जस्ता मिलता है 44%। एक बार देख लें क्या हमारे किसी ऑप्शन से मैच होता है? जी भाई बिल्कुल मैच होता है। ये तो पहला ही ऑप्शन ए सही उत्तर, पहला ऑप्शन ए सही उत्तर, बिल्कुल सटीक उत्तर है दोस्तों। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैं इस पे समय इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 122वां क्वेश्चन दोस्तों। ये डीआई का क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। डीआई बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व नहीं करते, और डीआई का मतलब खुद में ही अंकगणित के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं।
इसमें टेबल दी गई है, मैं एक बार टेबल बनाकर आपके सामने है इसको समझा दूं। देखो भाई, चलिए एक बार क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 122 की बात कर रहा हूं। टेबल में शायद 2-3 क्वेश्चन रहेंगे डीआई के। क्वेश्चन कहता है कि भैया निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मशीन M1 और मशीन M2, मशीन M1 और मशीन M2 दोस्तों जो स्वतंत्र रूप से या तो उत्पाद A या उत्पाद B का उत्पादन कर सकते हैं। पहली बात, या तो ए की बात छोड़ दीजिए, ये P और Q है, इन्होंने गलती से यहाँ लिखा हुआ A और B, तो हम बात कर रहे हैं P और Q की। M1 और M2 या तो A या B की बात करेंगे। और बोला गया कि उत्पाद A उत्पाद B के एक नग के उत्पादन के लिए मशीन M1 और मशीन M2 को लगाने वाला समय मिनटों में, जानकारी नीचे चलो ठीक है। वो कहता है कि भाई 6 मिनट में, 10 मिनट में, 8 मिनट में और 6 मिनट में। क्वेश्चन समझिएगा, वो ए और बी क्वेश्चन में दिया गया है, वो गलती से इसने प्रिंट किया हुआ है। हम बात करेंगे पी और क्यू की। वो अगर इस पी की बात करें तो एक बनाने के लिए 10 मिनट का समय लगता है। क्यू M1 के द्वारा 6 मिनट का समय लगता है। M2 के द्वारा P और Q किस प्रकार दोस्तों 8 और 6 मिनट का समय लगता है। ये एक सिंगल आर्टिकल बनाने का समय है और ये मिनट्स में दिया गया है बच्चों। किस में दिया गया है? मिनट्स में दिया गया है। वो कहता है कि एक नग बनाने के लिए 10 मिनट का समय, 8 मिनट का समय, 6 मिनट का समय और 6 मिनट का समय। सही है दोस्तों। तो अब यहां पर समझते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। यहां आगे चलने से पहले एक चीज और लिखी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक मशीन प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करती है। एक दिन में 8 घंटे का कार्य ही होगा। 24 घंटे में से मात्र 8 घंटे ही कार्य किया जाएगा। मतलब 8 का 48, 480 मिनट का कार्य एक मशीन के द्वारा किया जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 122वां। एक दिन में अधिकतम, एक दिन में मैक्सिमम कितने नगों का उत्पाद कर सकते हैं? एक दिन में मैक्सिमम कितने नगों का उत्पादन कर सकते हैं? तो दोस्तों एक चीज बताइएगा, आप लोग खुद समझदार हैं। मैं एक दिन में मैक्सिमम आर्टिकल्स बनाना चाहता हूं, तो क्या आप लोग M1 और M2 की बात करें, क्या आप P के साथ आगे चलेंगे जो कहता है कि मैं 10 मिनट में एक बनाता हूं? M2 कहते हैं कि मैं P को 8 मिनट में एक बनाता हूं। और अगर Q की बात करें तो M1 6 मिनट में बनाता है और मशीन M2 6 मिनट में बनाती है। तो आप कौन सी मशीन के साथ आगे चलना चाहेंगे? किसके उत्पादन के साथ आगे चलना चाहेंगे, P या Q? ऑब्वियसली Q की बात कर रहे हैं। क्यों? हमें मैक्सिमम निकालना है। अगर मैं मिनिमम की बात करता या मैं कोई और बात करता तो मैं अधिक समय वाले ही मशीनों को ले लेता। मैंने ऊपर वाली इस रेखा को जो P वाली है इसे छोड़ दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ Q की दोस्तों। किसकी बात कर रहा हूँ? Q की। Q 6 मिनट में मशीन M1 के द्वारा एक नग बनाता है और दोस्तों M2 6 मिनट में एक नग बनाता है। अब मैक्सिमम देखते हैं कितने बन जाते हैं। आइए देखिएगा सारे बच्चे, यहाँ देखो भाई। तो दोस्तों ये कहता है कि भाई मैक्सिमम कितने नग बनाए जाएंगे। तो हमने ये तो देख ही लिया कि हम Q बनाएंगे, P की बात नहीं करते। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर M1 मशीन के द्वारा जो Q की बात करते हैं वो कहता है कि भाई एक नग बनने में 6 मिनट का समय लगता है, हाँ या ना? या 1 मिनट में 1/6 नग बन जाते हैं, हाँ या ना? सहमत है सारे दोस्त? अगर मैं यही बात करूं, समझिएगा,
हाँ या ना? मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में हम लोग 10 नग बना पाते हैं। हम बात करें क्यू की, मशीन एम के द्वारा, M1 के द्वारा एक नग 6 मिनट में बनता है, या 1 मिनट में 1/6 नग बनेंगे दोस्तों। और अगर मैं 60 मिनट जो कि 1 घंटा होगा, वो 10 नग मेरे सामने बन जाते हैं। और दोस्तों हमें पता है कि प्रत्येक मशीन 8 घंटे से अधिक नहीं चल सकती। सही बात है ना? तो दोस्तों अगर एक मशीन 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती और 1 घंटे में मात्र 10 नग ही बनते हैं, तो दोस्तों 8 घंटे में मेरे पास कितने नग आ गए? 80 नग। कितने नग आ गए? 80 नग। और दोस्तों सेम यहाँ पर भी 6 मिनट में 1 नग बनता है, तो Q M1 के द्वारा जो बने 80 बने, और दोस्तों M2 के द्वारा Q कितना बनेगा? 80। कितना बनेगा दोस्तों? 80। तो कुल मिलाकर देख लें कितना हुआ? 80 जमा 80 बराबर 160 नग बनते हैं। क्या ये हमारे ऑप्शन में है? क्या ये हमारे ऑप्शन में दिया गया? बिल्कुल है दोस्तों, 160। 160 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए जल्दी से उतारिए और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है पी के 60 नग, 60 है कितने हैं? नहीं, 30 नग। पी के 30 नग और दोस्तों क्यू के 25 नग। पी के 30 नग और क्यू के 25 नग के उत्पादन करने के लिए कम से कम कितने मशीनी घंटे लगेंगे? कम से कम कितने मशीनी घंटे लगेंगे? तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं दोस्तों। एक बार सामने देखिए, आप पी किससे बनवाएंगे? फिर पी किससे बनवाएंगे? इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर किससे बनवाएंगे? M2 के द्वारा। क्यों? क्योंकि कम समय वही ले रहा है ना। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है कि भैया अगर मैं P की बात करूं और M2 से बनवाऊं तो 8 मिनट में 1 नग बनता है। 8 मिनट में कितने नग? 1 नग। और 30 नग के लिए कितना मिलेगा दोस्तों? 240 मिनट। 240 मिनट कितना मिलेगा बच्चों? 240 मिनट। तो कितने घंटे हो गए? 4 घंटे का समय। 4 घंटे का समय तो भैया पी बनाने में लग गया, हाँ या ना? अब मैं बात करता हूं क्यू की। क्यू 25 नग बनाने हैं भाई। कितने नग बनाने हैं? 25 नग बनाने हैं, और किसी से भी बनवा लो 6 मिनट में बनते हैं। यस। तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, और अच्छा अभी सॉल्व कैसे करें? अभी तो हमें इसको टाइम में भी बदलना है ना भाई। तो क्या किया जाए? 60 से, ये मिनट की बात थी, 60 से भाग कर दिया, 2.5 घंटों का समय लगता है। 2.5 घंटों का समय दोस्तों। P 30 नग बनने में 4 घंटे और Q 25 नग बनने में 2.5 घंटे, और मैं 4 जमा 2.5 की बात करूं तो 6.5 घंटों का समय। 6.5 घंटों का समय। देख लें क्या हमारा कहीं ऑप्शन मैच होता है? बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उतारिए, जल्दी से आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 124वां। क्वेश्चन नंबर 124 दोस्तों क्या कहता है? चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। अगर कंपनी को उत्पाद P 40 नग चाहिए, मैं लिख लेता हूं बच्चों यहां पर, कितने नग चाहिए? 40। P के 40 नग और Q के
एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने नग उत्पादित किए जा सकते हैं? पहली बात ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ बात करते हैं, वो कहता है कि भैया पी के 40 नग चाहिए ही चाहिए, तो एक दिन में दोनों मशीनें चालू हैं, समझिएगा, एक दिन में दोनों का कार्य हो रहा है पी बी और क्यू बी। मैं पी भी बना रहा हूँ और क्यू भी बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सी मशीन उठाइए, और उसने कहा कि भैया 40 नग तो आप पहले पी के बना कर दीजिए, सही है। अब जो समय बचता है इसको अलग अलग बांट लेते हैं, है ना। मैं पहले पी बना लेता हूँ और मैं जो समय बचेगा वो मैं क्यू को दूंगा। मतलब एक एक दिन तो दोनों को मिल ही रहा है ना भैया। यहाँ एक एक दिन का मतलब देखिए, 8 घंटे एक, 8 घंटे एक, 16 घंटे का समय है मेरे पास। तो एक बार इसको निकाल लेते हैं। ये 40 नग निकाल बना रहा है भाई, 40 नग 10 मिनट के हिसाब से M1 के द्वारा पी की बात करता हूँ, 40 नग 10 मिनट के हिसाब से, तो 400 मिनट तो अकेला, दोस्तों 400 मिनट तो अकेला पी खा गया, मानते हैं ना। 400 मिनट तो अकेला पी ले गया, और हमारे पास दोनों के लिए 480 480 दोनों का समय मिलाकर था ना। तो मैं यहाँ पे 400 मिनट तो इसको दे देता हूं, तो बचे कितने मेरे दोस्त? 80। अब मेरे पास 560 मिनट का समय है, 560 मिनट का समय है। इसमें आप मुझे क्या बताएंगे कि भैया 560 मिनट में मैं कितने क्यू नग बना सकता हूं? तो दोस्तों मैं अगर 6 मिनट की बात करूं, 6 मिनट में एक बनता है, तो 18 दशमलव जा रहा है, दशमलव में तो बन नहीं रहा, तो हमारे पास कितने नग बनते हैं? 93 पॉइंट, है ना। 93 पॉइंट की बात करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। पॉइंट में तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नग तो पूरे ही बनेंगे या बनेंगे नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन ए मैच होता है दोस्तों। ज़्यादातर विद्यार्थियों का ये मेरे पास फीडबैक आया था कि सर यहाँ नेगेटिव में आ रहा था, क्वेश्चन गलत था, कौन सी मशीन लेनी है। दोस्तों जो पहली मशीन है पहले उसका यूज़ करिए, दूसरे के साथ अगर पहले से मैच हो जाता है दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन ए 93 आइटम्स, 93 नग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसको उतारिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वो बहुत साधारण क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125। चलिए आप तो पढ़ ही रहे हैं क्वेश्चन, मैं भी आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। वो कहता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड, अच्छा 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है? कहता है कि भैया दशमलव निकालिए, 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है? 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है? तो पहले तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालिएगा। ये कहता है 1 सेकंड 1 मिनट, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 सेकंड 1 मिनट, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर तो है नहीं, तो पहले इनको बराबर बनाया जाए। मैं कहता हूं कि भाई 1 सेकंड की बात करें, इसको अगर मैं सेकंड में ले जाऊं, इसको अगर मैं सेकंड में बदलता हूं, तो ये कितने सेकंड के बराबर होता है? ध्यान दीजिएगा। अब 1 सेकंड की बात की जाती है, अब मैं इसको बदल देता हूं मिनट के दशमलव में, तो सीधा सीधा ही उत्तर क्या बनता है दोस्तों? अगर 1/60 लिख दिया जाए, तो 1 सेकंड मिनट का 1/60वां हिस्सा आता है। मानते हैं ना आप लोग? 1 मिनट जो है ना वो 1 सेकंड की 60 गुना है, तो जो सेकंड होगा 1 मिनट का 1/60 गुना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट कहीं आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। क्या कहता है कि भाई 1 सेकंड 1 मिनट का कितना हिस्सा है? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एक आइटम ले लीजिए, 1 + 1 + 1 + कितने हैं? 60। समझिए ध्यान से, यहां 60 चीजें मिलाकर एक हिस्सा बनता है। ये देखिए पूरे इसकी बात करते हैं ना, इसके अंदर टोटल 60
सेकंड की मैं बात करता हूं, 1 मिनट बन जाता है, सेकंड की सुई 60 बार घूमती है, तो यहां आपको बताना है 1 सेकंड, 1 सेकंड इज व्हाट परसेंट या व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट डेसिमल ऑफ अ मिनट। तो सीधी सीधी बात है भैया, 1 सेकंड 60 में से कितना हिस्सा आ गया, सीधा सीधा 1/60, सीधा सीधा कितना दोस्तों, 1/60, और भाग करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको, तो चलो ये तो रिपीट होता जा रहा है, 0.1666 चलता जाएगा दोस्तों ये, है ना। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में है, कहीं मैच होता है, एक बार देख लें। बिल्कुल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मतलब डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया। 1 सेकंड, 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव हुआ। तो अब मैं इसी को थोड़ा बदल दूं, क्वेश्चन अगर ये नहीं आया तो ये भी आ सकता है कि 1 मिनट, 1 मिनट 1 घंटे का क्या दशमलव होगा। चलिए उत्तर आप लिख के बताएंगे, हैं 1 मिनट 1 घंटे का कितना दशमलव होगा। क्वेश्चन यही है, सिर्फ लैंग्वेज मैंने बदल दी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा क्वेश्चन है भाई, देख लें। क्वेश्चन नंबर 126, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में कराता आया हूँ हर बार, क्लास में हर बार कराता आया हूँ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5। दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आपके सामने लिखी हुई है 99999, है ना। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों, का पता लगाइए जो 7 9 11 13 और 15 से विभाज्य हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं श्योर हूं इस तरह का क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ये आपको समझना ही पड़ेगा, है ना। 999999 सबसे बड़ी संख्या है, ये दी नहीं गई है, उसने बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो 7 9 11 13 और 15 से विभाज्य हो जाए, भाग हो जाए, जिसका विभाजन हो जाए। सबसे पहली बात, अब हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि एलसीएम लसम असम में छोटी और बड़ी संख्याओं की बात की जाती है, और जब हम बात करते हैं सबसे छोटी संख्या निकालो तो हम एलसीएम निकालने चले जाते हैं, सबसे बड़ी संख्या निकालो तो हम एचसीएफ मासा निकालने चले जाते हैं, महत्तम निकालने चले जाते हैं। पर आप लोगों को अगर याद है, आप में से कुछ विद्यार्थी अगर मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हैं, तो मैंने हमेशा इसको डिनाई किया, हमेशा नो कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट देखना होता है, आपको देखना होता है क्या क्वेश्चन में दिया गया। देखिए मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए, सुनिएगा, जो इन संख्याओं से भाग हो। मैंने हमेशा बताया कि से, इन बेसिक चीजों की बात की थी, याद है, नहीं है तो याद कर लीजिए। पूरी संख्या, पूरे क्वेश्चन में जहां भी बात हो से, किसकी, से, डिवाइडेड बाय, इंग्लिश में बोले तो डिवाइडेड बाय, तो बिना सोचे समझे लसा निकालिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लस लघुत्तम समापवर्तक, सिर्फ ये ही एक ऐसी चीज है जो एकदम बता देगा लसा निकालना या मासा। तो यहां पर से का यूज हुआ है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आपके सामने पढ़ के बता देता हूं कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7 9 11 13 और 15 से। चलिए आगे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब से बोल दिया, ये तो हमारा बेसिक सा लॉजिक लग गया। तो हमें क्या निकालना है, लसा। लसा निकालने का तरीका सारे दोस्त जानते हैं, अभी मैं इसको और दूसरे तरीके से निकालूंगा। इसी तरीके से निकाला जाता था ना, 7 से भाग करते थे, हाँ या ना, बिल्कुल सही है दोस्तों। 11 से निपटा देते हैं इसे, 11 से गया, 13 से कर देते हैं बच्चों, 13 से गया, फिर 3 से करना पड़ेगा, अब तरीका तो यही था, फिर 3 से, फिर 5 से, यही तरीका था बच्चों।
है ना। ये एक लेंदी प्रोसेस है पर सबसे बेस्ट तो यही है। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। हम लोगों ने हमेशा यह सीखा कि भैया लसा निकालने के लिए लेडर वाला फॉर्म करना पड़ता है, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले देखिए क्या है ये संख्या कितनी है 7, यह संख्या कितनी है 7, पहली संख्या कितनी है दोस्तों 7, 7 क्या होता है, क्या 7 एक कॉम्पोजिट नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर मतलब दो संख्याओं को गुणा करके बना है? नहीं भैया, एक की बात नहीं करते। एक यहाँ लसम असम है, किसी काम का नहीं है अभी। 7 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, जो स्वयं से और एक से भाग होगी, इसलिए 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। हाँ या ना? तो दोस्तों अगर यह प्राइम नंबर है तो एलसीएम निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, प्राइम नंबर को उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, प्राइम नंबर को उठाइए और यहाँ रख दीजिए। चलिए अब इस 9 की बात करते हैं। 9 है ना दोस्तों, 9 के खंड बांट लें, 3 गुना 3, 9 के खंड बांट लें। अभी देखिए, अच्छा ये 11 है, 11 अपने आप में क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है, तो मैं यहाँ 11 अभाज्य संख्या है, 11 पूरा पूरा लिख दिया। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 यहाँ पूरा रख दिया। अब मैं 15 की बात करता हूँ, यह 5 गुना 3 है मेरे दोस्तों, कितना है 5 गुना 3। अब देखिए हमें ये पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बी स्मार्ट एंड फास्टर देन अदर स्टूडेंट्स। दोस्तों 7 पूरा उठा लिया, 11 पूरा उठा लिया, 13 पूरा उठा लिया, परंतु 9 की अगर मैं बात करता हूँ, 9 खंडित होता है 3 और 3 में, 15 के खंड बढ़ते हैं 5 और 3 में। अब देखिए दोस्तों सारे बच्चे, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हाँ या ना? अब ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 1 है, यस। तो आप देखिए पावर किसकी ज़्यादा है, घात किसकी ज़्यादा है, 3 की पावर ज़्यादा है दोस्तों। इसे छोड़ दें, इसे उठा लें, 3 तिया 9 और ये 5 तो अकेला बच ही गया और 5 ले लिया। समझ पा रहे हैं ना सारे बच्चे? देखिए बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 पूरा लिया, 11 पूरा लिया, 13 पूरा लिया, 15 को 5 गुना 3 किया, 9 को 3 गुना 3 किया और मैंने यहाँ से 9 उठाया, वहाँ से 5 उठाया। अब बस इन्हें गुणा करना है आपस में, और गुणा कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। चलिए 693 इंटू 65, 693 इंटू 65 अपने वैदिक मैथ से करते हैं दोस्तों, देखते क्या आता है आंसर। बिल्कुल सही है, 45 0 45। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी ऑलमोस्ट आ चुका है। एक बार फटाफट समझ लें, हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी जो 7 9 11 13 और 15 से विभाजन करे। अब देखो से बोल दिया तो एलसीएम लेना है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, पुराने बच्चे तो जानते ही हैं, नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं याद रखिए, जहाँ प्रश्न में से का प्रयोग किया गया आपको लसा करना है, लसा लेना है। मैंने ये 7 करा, ये 11 किया, ये 13 किया, 9 पूरा उठा लिया और 5 यहाँ से लिया, 77 65 9 9 3 6 69 65, 5 या 15 45 46 18 जोड़ा और चलो बिल्कुल सही है दोस्तों, 45 0 45। अब क्या ये उत्तर है, क्या यह उत्तर है? समझना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या 45,045 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? नहीं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो इसके आसपास होगी, इसको वहां पहुंचाना है। देख लें, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो क्या मिलता है? देखें आंसर मैच हुआ क्या? किसी ऑप्शन के साथ मैच होता है? ये भाई बिल्कुल हो गया दोस्त, सी ऑप्शन है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, इसको आप दोबारा करिएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा। हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, एसएससी में मिलेगा। मतलब कोई पेपर उठा लीजिए किसी प्रकार का, रेलवेज उठा लीजिए, सीएचएसएल उठा लीजिए, सीजीएल उठा लीजिए, आईबीपीएस उठा लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। तो दोस्तों प्लीज़ उतारिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन कहता है 3 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 3 रुपये 40 पैसे, ठीक है ना दोस्तों, 3 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाले कितने कितने चावल, कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये और 20 पैसे, सही बात है, 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम, ये कितना लेना है, 8 किलोग्राम, बहुत बढ़िया भाई, मिलाया जाए ताकि मिश्रण 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम, कितना दोस्तों, 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने में मज़ेदार क्वेश्चन है, 10 से 20 सेकंड में हल निकलेगा। पर क्वेश्चन आसान तो हम जब भी कहते हैं जब हमें आता है ना, तो भाई मुझे तो लग रहा है बड़ी जल्दी हो जाएगा, पर कुछ बच्चों को लगता है कैसे सॉल्व करें, क्या करें, लेंदी होगा, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यूज़ होने वाला है। प्रतिशत, पहला क्या यूज़ होने वाला है, प्रतिशत, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। तीसरा इसी के अंदर रेशो, अनुपात। और चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, जिसको ये कॉन्सेप्ट आता है अरिथमेटिक, उसके लिए बहुत आसान होगा, जो है मिश्रण, मिक्सचर एलिगेशन। दोस्तों 4 कॉन्सेप्ट से बना हुआ क्वेश्चन है ना। तो 40 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, नेगेटिव तो है नहीं, पर हम तो सारे मार्क्स ले ही सकते हैं ना। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 रुपये 40 पैसे, 4 रुपये 20 पैसे, 4 रुपये 40 पैसे, ये है क्या, कॉस्ट प्राइस है, क्या है, क्रय मूल्य, सही है। किसका, कैटेगरी ए का, गेहूं का, ये भी क्रय मूल्य है, किसका, बी का, परंतु यहां किस संख्या में बेचा गया वो भी है, यहां किस संख्या में बेचा गया वो निकालना है। और ये सेलिंग प्राइस है, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, सही है ना। और ये लाभ है, ये लाभ है मेरे दोस्तों, सही है। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, याद होगा, याद नहीं है तो प्लीज दोबारा से मेरी क्लासेस रिकॉल करें। नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो यहां समझ लीजिए, मैं आपको बोल देता हूं, 2 घोड़े हैं तो गधा उनके साथ दौड़ नहीं लगाएगा। मेरी बात समझिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कोई चीजें, तो मैं रुपीज में अगर कैलकुलेट करता हूं तो पैसे नहीं जुड़ेंगे, पैसे को रुपीज में बदल के जोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझते हैं सारे दोस्त। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, किलोमीटर प्रति घंटे में एक गाड़ी चलती है और दूसरी मीटर प्रति सेकंड में ली गई है, तो या तो पहली को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, या दूसरे को चेंज करिए। दोनों को इस प्रकार ही बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर प्रति सेकंड। यूनिट्स हमेशा समान, सेम होनी चाहिए, समान नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्रय मूल्य है, यह क्रय मूल्य है और यह विक्रय मूल्य है। अब देखिएगा लाभ कितना है दोस्तों, 10%। लाभ कितना है, 10%। तो दोस्तों या तो 100 लेके सॉल्व करें, और हम लोग अब थोड़े से आगे निकल चुके हैं, फास्ट चाहिए, 100x नहीं लेने का, तो अपन इसको 1/10 कर लेंगे। अच्छा 1/10 में भी बहुत सारे बच्चों को तकलीफ है, वो भी नहीं करूंगा मैं आज, मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, और 0 0 कटा तो 1/10 मिला, हाँ या ना। मेरी बात समझ रहे हैं। तो एक चीज मेरे साथ बोलेंगे सारे दोस्त, लाभ, प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही गिना जाता है। प्रॉफिट इज काउंटेड ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, सही है। आप जानते हैं मैं बार बार यही चीज बोलता आया हूं शुरू से,
मैं क्लास में जब लाभ हानि कराता हूं तो हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूं, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर गिना जाएगा, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर गिना जाएगा। और यहां अगर 1/10 लाभ है तो समझ रहे हैं, जैसे 10% का लाभ है तो 100 में 10, और लाभ 1/10 है तो 10 रुपये में दोस्तों मैं 1 रुपया कमा लेता हूं। क्या बोला मैंने? 10 रुपये में मैं कितना कमा लेता हूं? 1 रुपया। तो दोस्तों यह तो हुआ कॉस्ट प्राइस, यह लाभ हुआ मेरे भाई। बोलिए हाँ, मानते हो ना? बिल्कुल सही है। मैं 10 रुपये में 1 कमाता हूं। अच्छा, मैं 10 रुपये में 1 कमाऊं तो मेरी जेब में कितना आया? विक्रय कितना आया? 10 में 1 कमाया तो 11 आया। यस और नो? मैंने 10 रुपये में 1 कमाया तो कितना आया दोस्तों? 11 आया। और देखिए मेरे पास पैसे कितने मिले थे सेलिंग प्राइस के? 4.40। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 11 का जो मान है, वैल्यू है, 4.40 के बराबर है। ये तो आप मानेंगे ही ना, यही तो बोला गया है। समझिए, मैं कहता हूं कि भाई अगर मैं यहां पर 4.40 ₹4.40 में अगर बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है 10% का। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं 11 की चीज़ या 10 रुपये की चीज़ में 1 कमा के 11 में बेचता हूं, जो कि ₹4.40 है। तो 1 का मान कितना होगा? 4.4/11। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस्ट प्राइस की। तो दोस्तों यहां पर अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अच्छा, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तो सीधा हो जाता है, मैं आपको सिखाऊंगा, अभी डायरेक्ट भी सिखाऊंगा। हमारे पास कॉस्ट कितनी आ चुकी है? 4.40 से हटकर जो लाभ था 40 पैसे का वो हटा दिया और मेरे पास 4 रुपये आ चुकी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 रुपये कॉस्ट है। अब दूसरा मेथड दोस्तों, इसी में फास्टेस्ट मेथड, देखना सारे दोस्त एकदम समझ जाएंगे। 4.40 4.40, याद रखिएगा जो मैं सिखा रहा हूं, समझो सारे भाई, समझना दोस्त जितने भी हैं सारे समझिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम की चीज़ है। दुनिया में कोई भी संख्या होगी ना, दुनिया में कोई भी संख्या होगी, उसके साथ एक ना दिखने वाला फ्रैक्शन भिन्न मल्टीप्लाइड होता है, ऐसे। ये दोनों जो स्थान है वो रिक्त होंगे, खाली होंगे, वो हमें भरने होते हैं। हमेशा हर संख्या के साथ ना दिखने वाला भिन्न जरूर होगा, एक वैल्यू न्यूमरेटर की, एक डिनोमिनेटर की, याद रखिएगा। अच्छा, यह क्या है? किस चीज की वैल्यू थी? सेलिंग प्राइस की। किस चीज की वैल्यू थी? सेलिंग प्राइस की, विक्रय मूल्य की। जो वैल्यू दी जाएगी वो नीचे और जो निकालना है वो ऊपर, समझे? जो वैल्यू दी जाएगी, जो दी गई है वो नीचे और जो निकालना है वो ऊपर। तो ऊपर कॉस्ट निकाल दिया, नीचे सेलिंग रख दिया। और अभी मैंने बताया था 10 में 1 कमाया तो 11 हुआ था। तो दोस्तों ये वैल्यू 11 और ये 10, अभी सिखाना 10%, 10 जमा 1 11, तो यह 11 और ये 10, तो काटा 4 रुपये का कॉस्ट पड़ा। किस चीज का? घोल का, घोल ए और घोल बी का। किसका कॉस्ट पड़ा? घोल ए और घोल बी का। ए का और बी का घोल बनाया गया। और दोस्तों जो इन दोनों का घोल मैंने बेचना था उसका कॉस्ट मुझे कितना पड़ता है? 4 रुपये। चलिए अब मेरा आंसर आ चुका है, अब मेरा आंसर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा सारे भाई। पहला 3.40 रुपए का है, दूसरा 4.20 रुपए का है। और जब मैं इन्हें मिलाकर बेचता हूं तो दोस्तों हमारे पास कॉस्ट आ चुकी है 4 रुपये। 4 रुपये का दोनों का घोल मिलाकर जब मैं बेच रहा हूं, अब देखिए मैं यहां पर मिश्रण का यूज करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन है, पहली का कॉस्ट अपने को दिया गया था 3.40 है क्या? 3.60 है दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पर, ये 3.60 है। और यहाँ मैं 4 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने की बात करता हूँ इस पूरे मिश्रण को। आइए इसको घटा दें तो यह मिलेगा 0.40 और यह क्या मिलेगा? 0.20। इनको काटा तो 1:2 में मिला।
देखिए मेरा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, मेरा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर ये किसके बराबर है, यह 2:8 के बराबर है, 1:2। कहता है कि पहली कैटेगरी जो ए थी वो 1 रेशो में है, 1 अनुपात में है, और जो बी थी वो 2 अनुपात में है। तो 2 बराबर कितना है, 8, तो 1 बराबर कितना हुआ, 4। तो दोस्तों कैटेगरी ए 4 किलोग्राम बेची गई होंगी, 4 किलोग्राम मिलाई गई होगी। तो देख लें क्या हमारे ऑप्शन से मैच होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अच्छा इसके और भी तरीके हैं, इसके और भी तरीके हैं। एक डायरेक्ट तरीका ये हो सकता है, मैं मतलब डायरेक्ट मतलब एक्स लेके अगर सॉल्व करें, देखना एक बार, वो कहता है 360 एक्स किलोग्राम जमा 420 8 किलोग्राम। और दोस्तों दोनों, पहला x था दूसरा 8 किलोग्राम था, तो टोटल x जमा 8 जो 4 रुपये का पड़ रहा था। ये एक इसकी इक्वेशन बना दी मैंने, 360 x 420 8 x जमा 8 4। तो सॉल्व करेंगे तो x का मान 2 ही आएगा भाई, 2 ही आना चाहिए। 7.2 8 16, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, 2 ही आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 128 की ओर। क्या कहता है 128? लो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक थैले में 305, एक बार देख लें क्या हो गया भाई इसको। एक 128 लेते हैं दोस्तों। रेशो का, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 नजर आ रहा है रेशो से, रेशो प्रोपोर्शन से। कहता है एक थैले में 305 रुपए की राशि है ना, देखो ध्यान से, 305 रुपए की राशि है, और एक साथ एक जैसे सिक्के या एक जैसे नोट नहीं है। वो कहता है कि भैया 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे की, ठीक है। अच्छा ये किस अनुपात में है, 4 5 और 7। कहता है कि 4 सिक्के तो 25 पैसे के हुए, सही है, और 10 पैसे के 5 सिक्के हुए, उदाहरण दे रहा है वो, और 50 पैसे के 7 है, और हमें टोटल हमारे पास है 305। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। बेस्ट मेथड तो है कि इसको रुपीज़ में बदल लें। इसको रुपीज़ में बदलने के लिए दोस्तों ये सीधा सीधा ही गुणा होगा 25 पैसे का मतलब 1/4 से, यह 1/2 से, ये 1/10 से, और यह 1/2 से दोस्तों। तो ये x लेना चाहें तो x ले लेते हैं, x लेने से आपको थोड़ा सा सिंपल नज़र आएगा। और ये कितने के बराबर आ रहा है दोस्तों, 305 के, है ना। तो बना 7 8 2 10, और वो बना 610। लो भाई लो, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। x का मान 61 आ गया, 61 मतलब ये जो वैल्यू हम गुणा कर रहे थे 61 के हिसाब से आ गया है। और ये देखिए 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 4। 244 है, देख लें आगे निकालने की आवश्यकता है भी या नहीं है। तो 244 है, बिल्कुल है दोस्तों, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी नज़र आता है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ना। बिल्कुल इजी था। चलिए आगे चलते हैं। वाह, अगला वाला है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी है, सिंप्लीफिकेशन बहुत आवश्यक है, इसको एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन है 8 गुणा 9 जमा 3 गुणा 12, सही है, यही है क्वेश्चन। और ये ब्रैकेट में नीचे, ये ब्रैकेट में दिया गया पूरा, ये ब्रैकेट में दिया गया 12 गुणा 3
81, यही है ना? नहीं, ये बटे में दोस्तों, तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ। ये है क्वेश्चन भाई, और इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। कहने की बातें हैं कि आसान है, सिंप्लीफिकेशन सबसे ज़्यादा तंग करता है। इसके अंदर लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं, बोर्ड मार्क्स लगते हैं। पर ये इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो बोर्ड मार्क्स लगाया जाता है, तो सबसे पहले वी विन कॉलम सॉल्व किया जाएगा, और उसके बाद बी ब्रैकेट आएगा, फिर ओ ऑफ आएगा, डी फॉर डिविजिबिलिटी आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आते हैं। पर यहाँ पर तो सब ब्रैकेट में ही है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इसको ही कर लें सॉल्व। यह तो 9 मिला दोस्तों, और यह कितना मिला? ठीक है, तो एक बार ऐड कर लें। 6 3 9 2 11 का 1, 7 3 10 और 1 11, 9 और ये 45 है ना? तो एक बार सॉल्व कर लें। 72 36 और 3 को जोड़ें, और ये आता है 2.4। देखें ये आंसर है क्या? 2.4 ये रहा दोस्तों, 2.46 बिल्कुल सही है। ऑप्शन मैच होता है, ऑप्शन अपना है डी, है ना? सिंपल क्वेश्चन था ये, ज़्यादा कुछ घुमा के नहीं दिया हुआ। लो भाई, अगला क्वेश्चन बड़ा सही है। कर लें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 130। चलिए ध्यान देना सारे दोस्त, सारे बच्चे। 2500 लोग हैं, 2500 लोग जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदी। भैया मूवी देखने जा रहे हैं, 2500 लोग हैं। वे लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ 25 साल से ज़्यादा हैं, उन्होंने प्रति टिकट 75 रुपये लिए हैं मेरे भाई। 75 रुपये की एक टिकट है, और जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो 75, और जिनकी उम्र 25 से कम है, 25 से कम है, तो उन्होंने कितने दिए हैं? 25 रुपये का भुगतान किया है मेरे दोस्तों। देख लो कितने पैसे इकट्ठे कर लिए भाई, 1,50,300 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। हमें बताना है तो उन लोगों की संख्या जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा और फिल्म देखी गई है, ज़्यादा है और फिल्म देखी गई है। देखिए दो तीन तरीके हैं, है ना? पहला तरीका मैं बिल्कुल किताबी तरीके से आपको बताऊंगा, वो ज़रूरी है, उसके बाद आगे चलेंगे। पहली बात, 2500 लोग हैं, जिनमें से कुछ लोग तो 25 साल से कम है, कुछ 25 से ज़्यादा है, तो मैंने ले लिया 25 साल वाले x, और जो ज़्यादा या कम है दूसरे ले लेता हूँ। मैं 25 से ज़्यादा को x ले लेता हूँ, जिन्होंने 75 रुपये दिए, और जो 25 से कम थे उन्होंने 25 रुपये दिए। अच्छा, ये मैं सॉल्व यहाँ से नहीं करना चाहता, ये मेरा तरीका नहीं है, ये आपके सर का तरीका नहीं है। आप लोग जानते हैं आपका भाई कैसे सॉल्व करता है, तो वो तरीका अलग है। मैं इससे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं यहाँ सिर्फ एक इक्वेशन बनाकर देता हूँ, ऑप्शंस मिल जाएंगे, कई बार ऑप्शन लगा के भी सॉल्व कर लेते हैं, पर ये मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका क्या है वो समझते हैं। देखो दोस्तों, दो प्रकार के लोग हैं, जो 25 से ज़्यादा हैं, जो 25 या 25 से कम हैं। 25 से ज़्यादा वाले ने 75 रुपये दिए, और जो 25 से कम है उसने 25 ही रुपये दिए। अब यहाँ आपको दिमाग का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। अब जैसा जैसा चलता जा रहा है वैसे ही हम याद कर लेते हैं, वैसा नहीं, यहाँ आपका दिमाग लगेगा। मैं तो समझा दूंगा, आप लोग अपने दिमाग से नहीं समझ पाए तो मेरा कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा। मैं वैसे बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, और कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ हम बात करते थे कुछ मुर्गियाँ हैं कुछ बिल्लियाँ हैं, मुर्गियों की टांगे हम 4 गिनते थे और बिल्लियों की टांगे 2 गिनते थे, तो मैं कॉमन निकाल के आपको समझा देता था। याद है मेरे भाइयों को? तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा, नए बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे क्या बता रहा है, उसकी एक अलग से वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। पर उससे पहले मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना।
25 से ज़्यादा वाले 75 देते हैं, 25 से कम वाले 25 देते हैं। दोनों में से ये बताओ, मान लीजिए मैं 25 से ज़्यादा हूँ, आप 25 से कम हैं। आप 25 साल से कम है और मैं 25 साल से ज़्यादा हूँ। मेरी जेब में 75 है और आपकी जेब में 25 है। क्वेश्चन समझना, दिमाग लगाना। अगर कोई बाहर से खड़ा होकर पूछता है कि कम से कम, क्या बोला मैंने, कम से कम प्रत्येक की जेब में कितने रुपए हैं, कम से कम जो पिक्चर देख रहा है उसकी जेब में कितने रुपए हैं, आप मुझे बताएंगे। सोचो, ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 सेकेंड। हम बात कर रहे हैं उतनी ही, जितने की टिकट हम उतने पैसे लेके जा रहे हैं, इस टिकट में सब इंक्लूडेड है। बाहर से खड़ा व्यक्ति ये पूछ लेता है कि इन पूरे 2500 लोगों में से कम से कम कितने लोग ऐसे हैं, या कम से कम जेब में कितने पैसे होंगे। सोच के बताइएगा, प्रत्येक की जेब में कम से कम कितने हैं? 25 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर आया दोस्तों, 25 रुपए। तो आप ये कहना चाहते हैं, समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप एकदम पकड़ लेंगे बात को। 1,50,300 रुपए में से 2,500 लोगों के पास, समझना मेरे दोस्त, समझना सारे बच्चे, ध्यान दो, सब काम छोड़ दो। ये देखो, सारे बच्चे ध्यान दें, 2500 लोगों के पास कम से कम 25 रुपए तो हैं ही। तो अगर मैं 25 की बात करता हूं ना मेरे दोस्तों, तो 62,500 रुपए तो कम से कम सब टोटल एक ग्रुप का हिस्सा मैं बाहर कर दूं, जिसके अंदर 25 साल से कम भी हैं, 25 साल से ज्यादा भी हैं। तो ये कॉमन पैसा तो सबके पास है ही या नहीं, बताइए। सारे दोस्त मानते हैं ना? सारे बच्चे ये मानते हैं कि 62,500 तो सबके पास, मतलब एक मिनिमम हिस्सा लेकर कर लें तो है ही हमारे पास, है ना? तो दोस्तों यही तो मैं कह रहा हूं। कहां पहुंच गए थे? ठीक है। अच्छा, अब ये क्या किया मैंने, ये समझना। यहां मैंने क्या किया, मैंने 1,50,300 में से 62,500 घटा दिया है, मेरे पास मिला 87,800। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब समझिए, इसका कार्य समाप्त हुआ, इसका कार्य समाप्त हुआ, बचा कौन? 50 का। ये जो हिस्सा है ना 50 रुपए के साथ, ये बचे कौन? जो ज्यादा वाले हैं 25 साल से, ये उन्हीं का हिस्सा तो बचता है मेरे भाई। तो एक बार सॉल्व कर लें, 5 एकम 5, 35, और ये देखिए क्या हमारा आंसर मैच हुआ? एक बार देख लें मेरे भाई। लो भाई, ये तो पहले ही ऑप्शन मिल गया दोस्तों, पहला ऑप्शन। देख कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है मेरे भाई। देखिए एक बार दोबारा समझाऊंगा मैं इसको, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूँ, मैंने पहला मेथड आपको समझा दिया, इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर लेंदी है। 2,500 लोग हैं जो मूवी देखने गए, 2,500 में से कुछ ऐसे हैं जो 25 साल से ज़्यादा हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ अपने आप को, और आप 25 साल से कम है, ये मैं मान के चलता हूँ। अच्छा, टोटल जो 25 से ज़्यादा है वो 75 रुपये देते हैं, और जो 25 से कम हैं वो 25 रुपये देते हैं, और दोस्तों टोटल 1,50,300 रुपये इकट्ठा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से एक लॉजिक लगाया, जितने भी सारा 2,500 लोगों का समूह है उसके पास कम से कम 25 रुपये तो थे ही। तो बच्चों 62,500 तो यही इकट्ठा हो गया, 1,50,300 में से 62,500 किया तो 87,800 आया। अच्छा, ये कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो 25 साल से ज़्यादा लोग थे ना, उनके पास 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया, तो मैंने इसी को इक्वेट कर दिया 1756 रुपया, 1756 रुपया नहीं, नंबर ऑफ ऑडियंसेस कितने थे? 1756 पहला ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन ये हुए। अब मैं अगली वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल में आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ आपके टिक लगाने के लिए नहीं है, वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में एक सोल्ड सैम्पल पेपर डाल दिया बच्चों, है ना। उसमें आंसर सामने हैं, अलग तरीके से, वो मेरे सॉल्व किए हुए नहीं है, किसी विद्यार्थी ने मुझे भेजे तो मैंने आपको लिंक में डाल दिया है, आप उसके थ्रू उसको देख सकते हैं, बट सॉल्यूशन मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ। तो आज के लिए हम बस करते हैं।
बस मैं हर एक दिन एक एक वीडियो इसकी डालता जाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होता रहे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल, और वीडियो जरूर शेयर करें ताकि जो जिनको ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच जाए। तो आज के लिए हम बस करते हैं, मिलते हैं बाद में। जय हिंद दोस्तों।